इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक तरफ है आपकी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी तरफ है केमिस्ट्री। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी रिलेट विथ केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा +1 का थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि आपको प्रीवियस टॉपिक में थोड़ा सा समझाया गया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं +2 का टॉपिक जो आपका मेन है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। साथ के साथ आपने नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ आपने लिखना है। तो पहले जो स्टार्टिंग हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इट मीन्स केमिस्ट्री रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल एंड वहाँ से आपकी केमिकल एनर्जी, या आप कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटालिक। इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटालिक 2 तरह की कंडक्टेंस आप कह सकते हैं, जो कि हम जैसे हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, एंड व्हाट आर कंडक्टेंस, जो कि करंट को थोड़ा सा इंक्रीज मतलब करे, कंडक्टिविटी बहुत है उस चीज़ की हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कंडक्टेंस 2 तरह की आएगी, एक होएगी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक, दूसरी हो जाएगी मेटालिक। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी 2 तरीके से होती है, स्पेसिफिक एंड मोलर। इसमें इंपॉर्टेंट आपकी मोलर है, जो कि आप आगे जाके रीड आउट पे करोगे। हाँ जी, तो मोलर फर्दर आप कह सकते हो कि एक तो हो जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक हो जाती है आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अभी चैप्टर आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर एट ए ग्लैंस में आपने क्या करना है। हमारा जैसे जैसे 1-2 दिन के अंदर ये चैप्टर प्रोसीड होगा, आपको सब समझ में आ गया, आप सब कॉन्फिडेंस के साथ ग्रैप्स करोगे कि हाँ सर इसमें ये चीज़ ऐसी थी, आपने ऐसा बताया था, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। तो चलिए बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। सबसे पहले कंडक्टेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटालिक, जो मेटल्स के कारण है, जो आपके सोल्यूशन के कारण है। इलेक्ट्रोलिटिक फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज द स्पेसिफिक एंड अदर इज मोलर। मोलर कंडक्टिविटी 2 सोल्यूशन की आ सकती है, एक होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होंगे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते आयन से, एंड व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए। फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा सोल्यूट लिया, उसको लिक्विड में ऐड किया, किसी सॉल्वेंट में ऐड किया, अब वो जो सोल्यूट है वो सारा का सारे डिसोसिएट हो गया, उसके सभी के सभी कैटायंस एनायंस सभी के सभी डिसॉल्व हो गए, हम उसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल NaCl। नाउ इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड को आपने पानी में डिसॉल्व किया, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, अभी कुछ आयंस रहते हैं और कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हो पा रहा। तो स्टूडेंट याद रखना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मेजरमेंट हम कर सकते हैं बाय कोहरलश लॉ। ये हम पढ़ेंगे टॉपिक आगे जाके कि स्टूडेंट हम हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्टूडेंट हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मेजरमेंट कर सकते हैं बाय कोहरलश लॉ, जो कि हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में रीड आउट करेंगे कि कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको कंडक्टिविटी मेजरमेंट करनी है, आई एम आस्किंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको लगाना यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है, बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से मैं बताऊंगा सर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, यू विल स्टडी इट, डोंट वरी अबाउट इट। स्मॉल रैट है, आ गया ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने मोलर कंडक्टिविटी देखा, उसमें 2 पार्ट्स डिवाइड हुए, वन हुआ आपका स्ट्रॉन्ग, एक हुआ आपका वीक। तो कोई आपसे पूछेगा बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे मेजरमेंट करेंगे, हम कहेंगे कोहरलश लॉ से। फिर वो कहेगा अच्छा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैसे मेजरमेंट करोगे, तो वो कहेगा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं एक्स्ट्रापोलेशन हम करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडक्टिविटी आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, आपने स्मॉल क्लासेस में भी पढ़ा, करंट पास करवाया, केमिकल डिसोसिएट, आयन डिसोसिएट, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो करंट पास कराने से आयन्स जो है डिसोसिएट हो गए, कैटायन एनायन बन गए, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में दो तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिंपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कि ये रिएक्टेंट थे, उसमें से करंट पास करवाया, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गए। अब अगर प्रोडक्ट बन गए हैं तो हमारे पास ये भी तो पता होना चाहिए एनायन कैटायन में प्रेफर किसको करें। फॉर एग्जांपल अगर सपोज कीजिए हमारे पास 3 तरह के कैटायन हैं, 3 कैटायन है, 3 एनायन है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कैटायन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा एनायन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो उसके लिए मेथड कौन सा लगता होता है, ये वाला मेथड आपका डिस्चार्ज थ्योरी, ठीक है। किसको प्रेफर आपने करना है, तो प्रोडक्ट बनेंगे सिंपल, कैटायन एनायन जो भी बनेंगे उसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर स्टूडेंट अगर आपके पास क्वांटिटेटिव है, अगर आपके पास क्वांटिटेटिव हुआ, क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि इतनी क्वांटिटी में आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बन गए, तो हमारे पास 2 लॉ एप्लीकेबल होते हैं। पहला लॉ है आपके पास फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ है आपके पास फैराडे सेकंड लॉ। तो 2 लॉ हैं जी यहाँ पे, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ, जिनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड को यहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो। ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉइंट हुआ, स्टॉप, डन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने अभी पढ़ा जो स्टार्टिंग में, दैट इज़ कंडक्टिविटी, एंड उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और थर्ड हमारा पॉइंट है दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करें तो उसमें हम स्टडी करेंगे ई डिग्री सेल और ई सेल, एंड व्हाट इज़ ई डिग्री सेल एंड ई सेल, दैट इज़ द बेसिकली ईएमएफ आप कह सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट ये जस्ट एक बेसिक, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपके चैप्टर के लिए, ताकि आपको पता लगे कि इस चैप्टर में क्या क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपके पास ई डिग्री सेल और ई सेल प्रेजेंट है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही आपको ई डिग्री सेल पढ़ने को मिलेगा, ई सेल पढ़ने को मिलेगा। एंड ई डिग्री सेल दैट इज़ अ ईएमएफ ऑफ द सेल, इसका फॉर्मूला डेल्टा जी के साथ हमने रिलेट करना है। एंड व्हाट इज़ द डेल्टा जी? डेल्टा जी इज़, यस सुखबीर, व्हाट इज़ डेल्टा जी? गिब्स एनर्जी। इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क डन। तो एक यूजफुल वर्क डन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी को हम अप्लाई करते हैं, एंड बेसिकली दैट इज़ डेल्टा जी डिग्री। तो इसका रिलेशन ई डिग्री सेल के साथ, एंड फर्दर डेल्टा जी डिग्री का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो ये ई डिग्री सेल की बात की जा रही थी। अब बात करते हैं ई सेल की। तो स्टूडेंट उसको फाइंड कर सकते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। याद रखना, अभी मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, तो इसको आप माइंड में रख के चलोगे तो आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। इतनी ईजिली आप चैप्टर समझ पाओगे और इतने इंटरेस्टिंग वे से समझ पाओगे कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगा, और एग्ज़ाम से नियर बाय आप इस चैप्टर को कर भी सकोगे। दैट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। ई डिग्री सेल को मेजरमेंट कर सकते हैं डेल्टा जी डिग्री और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपका ई सेल मेजरमेंट करना है तो स्टूडेंट एक इक्वेशन है, न्यूमेरिकल भी हम करेंगे उसके, दैट इज़ नर्नेस्ट इक्वेशन। हम इसको उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट करेंगे बाद में, नर्नेस्ट इक्वेशन। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फर्दर 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल। तो प्राइमरी सेल की बात करें तो वो होता है आपका ड्राई सेल। इसमें प्राइमरी सेल में आप पढ़ोगे ड्राई सेल और मर्करी सेल। मर्करी सेल, देखो बेटा मर्करी सेल क्या है, एक बटन सेल, जैसे आपकी वॉच में प्रेजेंट होता है छोटा सा बटन सेल। और ड्राई सेल क्या होता है, एवरेडी का सेल, स्मॉल भी आता है बिग भी आता है। और आप कभी देखना कि सेल के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा होता है, ब्लू कलर का उस पर कवर चढ़ा होता है, और आई थिंक कैट भी बनी होती है मेरे ख्याल से। तो वो जो एवरेडी का सेल है, चाहे वो कोई भी सेल है,
उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो सभी सेल के आप उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो। सेकेंडरी सेल की बात कीजिए, सेकेंडरी सेल में आपकी लेड स्टोरेज बैटरी या निकल कैडमियम सेल। तो सेकेंडरी सेल में आपकी लेड पीबी स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल। आपके जो इन्वर्टर्स होते हैं, इन्वर्टर्स में आपके सेकेंडरी सेल माना जाता है इसको, क्योंकि स्टूडेंट इन्वर्टर में दो तरीके से आते हैं, एक तो बैटरी, एक बड़ा सा आता है दैट इज़ अ बैटरी। तो इन्वर्टर के केस में आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें इन्वर्टर में पानी कम हो गया है, अब पानी डालना पड़ेगा इसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंजप्शन पे फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अंदर उसके सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इन्वर्टर के जो अंदर प्रेजेंट होता है। कंसनट्रेशन भी आपको बताएंगे, इतनी कंसनट्रेशन होनी चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड की, अदरवाइज़ जो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं हो पाती, या आप कह सकते हो जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर आपका काम नहीं कर पाता। तो सेकेंडरी सेल में आपकी लेड स्टोरेज बैटरी आती है और निकल कैडमियम सेल आता है। फ्यूल सेल में स्टूडेंट इसमें आप पढ़ोगे बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में पढ़ोगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है करोजन, जिसको हिंदी में कहते हैं जंग लगना। हमने पढ़ा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला स्मॉल क्लासेस में वो होता है दैट इज, यस बोलिए स्टूडेंट्स, क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला? Fe2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यही होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है क्रोजन। एक्चुअली हम कहते हैं क्रोजन है क्या? क्रोजन एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें जो आपका कोई भी सरफेस है, चाहे वो आयरन है, चाहे जिस पे भी क्रोजन होती है, उस सरफेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। ये बात याद रखना। चाहे वो आपकी बाइक का कोई टायर वगैरह है, या कोई अपना कोई रिम वगैरह है, या कोई लोहे की चीज़ है, चाहे कोई वो लॉक सिस्टम है, कुछ भी है, अगर वहाँ पे रस्टिंग हुई है, ब्राउनिश सा रस्टिंग हो चुकी है, तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन हो चुकी है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब बना तो इन्वायरमेंट से जो उसको चीज़ें चाहिए, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इस केस में, तो इसके लिए जो आपको चाहिए, एक तो बेसिकली H पॉजिटिव एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, एक वाटर चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चाहिए ऑक्सीजन। कभी नोटिस करना कि बारिश के टाइम में जब जून के बाद जो हमारा मॉनसून रीजन आता है, उस टाइम पे क्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप किसी लोहे की चीज़ को, किसी आयरन की चीज़ को बाहर ओपन में रख दो, और आफ्टर रेन जब 2-3 दिन बाद उसको देखो तो उस पर रस्टिंग हो चुकी होगी, ब्राउनिश सी लेयर आ चुकी होगी रस्टिंग की। दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि उसके सरफेस पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। और हमने जो टॉपिक पढ़ना है वहाँ पे वही चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंडक्टिविटी वगैरह सब इसमें आप काउंट करोगे, आपको पढ़ने में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्रोजन को रोकने की। इसको प्रिवेंट कैसे करें? कई तरह के मेथड हैं। फॉर एग्जांपल पेंट कर दो, ग्रीस उस पर कर दो, ऑयल की पॉलिश। सबसे बेस्ट मेथड था गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम जिंक की हेल्प से गैल्वेनाइजेशन करते थे। और इसमें और भी मेथड आते हैं, दैट इज़ द सैक्रिफिशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन। तो ये भी एक मेथड आते हैं। तो स्टूडेंट नाउ आज हमने टॉपिक किया इंट्रोडक्टरी पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। इसमें जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं दैट इज़ अ नर्नेस्ट इक्वेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बेस पे आपको डेफिनेटली एक आधा न्यूमेरिकल आ ही जाता है। सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा है, मोलर कंडक्टिविटी। तो जो मैंने आपको बताया था ना कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है आज जो टॉपिक करवाया है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आप करोगे कॉर्लेश लॉ और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएंगे आपको। सो टुमारो जो हमारा लेक्चर रहेगा इस चैप्टर को कॉन्टीन्यूसली स्टडीड आउट करने का। हार्डवर्क बेटा दोनों साइड से होता है। एक बच्चा तभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है जब उसको पेरेंट्स से भी सपोर्ट है और वो खुद भी सपोर्टिव है अपने लिए। तो एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में तभी सपोर्टिव और स्टेबल रहेगा जब स्टूडेंट भी हार्डवर्क करेगा, टीचर भी हार्डवर्क करेगा। सो आई नीड योर हार्डवर्क, नीड योर confidence, my blessing with you, so you have to do hard work a lot.